हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो हमारी वीडियो की सीरीज चल रही है, 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है इसके पहले। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ वाटर को पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है सोर्स ऑफ वाटर है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पर जानना ज़रूरी है। जो आपका वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसको हम पहले भी देख चुके हैं और आज भी हम देखेंगे, क्योंकि जो 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है आपकी, उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं 2 चैप्टर से। ठीक है, इंट्रोडक्शन और जो आपका सेकंड चैप्टर है क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसके भी बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। तो केवल आपका एक टॉपिक बच रहा है सोर्सेज ऑफ वाटर, जिसको हम आज पढ़ लेंगे। तो ये सोर्स ऑफ वाटर को पढ़ने के बाद आपकी ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर, इन 3 वीडियो को मिलाकर। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा नेक्स्ट चैप्टर पर, यानी कि क्वालिटी ऑफ वाटर पर। तो जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं, आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। कुछ भी एक्स्ट्रा या फिर कुछ भी कम नहीं आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए आज हम सिलेबस को भी दिखा रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, इंट्रोडक्शन में आपके कौन कौन से टॉपिक थे। नेसेसिटी एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा आपका टॉपिक था सोर्स ऑफ वाटर, सरफेस या फिर सब सरफेस सोर्सेज। तो सोर्सेज के बारे में भी हम पढ़े हैं इंट्रोडक्शन में, लेकिन डीप में नहीं पढ़े हैं, तो उसको आज हम डीप में पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर को, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। नेक्स्ट जो दूसरा चैप्टर आपका है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी ऑफ वाटर है। क्वांटिटी ऑफ वाटर में क्या है आपका, पहला टॉपिक है वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट में हम पढ़ लिए हैं रेट ऑफ डिमांड एंड वेरिएशन इन रेट ऑफ डिमांड। जो आपका रेट ऑफ डिमांड होती है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और वेरिएशन को भी हम पढ़ चुके हैं, आपका वेरिएशन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है पर कैपिटा कंजम्पशन फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पब्लिक एंड फायर फाइटिंग यूजेज एज पर BIS स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी हम पढ़ चुके हैं। और एक टॉपिक आपका और है इस सेकंड चैप्टर में, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, और इसके जितने भी मेथड थे उसको भी हम देख लिए हैं। तो ये जो दोनों चैप्टर है, इन 3 वीडियो को, आज की वीडियो को मिलाकर ये दोनों चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, वहाँ से कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वाटर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो पर इन तक बने रहिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर आपका क्या होता है। तो ये आपका सोर्सेज ऑफ वाटर यानी कि जल के स्रोत, इसके बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यदि आप सर्वेइंग सेकेंड, सॉइल मैकेनिक्स, रेलवे ब्रिज टनल और वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जल के स्रोत आपके क्या होते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं। तो जल स्रोतों का वर्गीकरण, जो मेन टाइप्स आपके होते हैं, 2 वर्गीकरण होते हैं इनके, 2 टाइप्स हैं, 2 सोर्सेज हैं। मुख्य रूप से जल स्रोतों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका होता है सतही जल स्रोत यानी कि सरफेस वाटर सोर्सेज, और दूसरा आपका है भूमिगत जल स्रोत यानी कि ग्राउंड वाटर सोर्सेज। तो इस प्रकार से जो जल के स्रोत है, मेन रूप से इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि 2 रूप से इनका क्लासिफिकेशन है, सतही जल स्रोत और भूमिगत जल स्रोत। तो अब हम एक एक करके देखेंगे आपका सतही जल स्रोत क्या होता है, इनके कौन कौन से सोर्सेज हैं, और भूमिगत जल स्रोत क्या होता है और इनके कौन कौन से सोर्सेज हैं। चलिए हम देखते हैं। जो सतही जल स्रोत है आपका, सतही स्रोत है पहला जो सोर्स है आपका, पृथ्वी के ऊपर एकत्रित जल को, जो कि नदी, तालाब, झील और जलाशय के रूप में होता है, इसको हम सतही स्रोत कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो जल हमारा एकत्रित रहता है, जो नदी में, तालाब में, झील में और जलाशय के रूप में हमारा होता है, वही हमारा सतही स्रोत कहलाता है। और ये आपके निम्न है। पहला आपका है नदियाँ, झीलें, जलाशय, नहरें, समुद्र जल और संचित वर्षा जल। तो ये सभी आपके सतही जल स्रोत है, सरफेस वाटर के सोर्सेज हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। आपकी नदियाँ जो होती हैं, झील होती है, जलाशय और नहरें, समुद्री जल, संचित वर्षा जल, इनके बारे में डिटेल। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका है नदियाँ। प्राचीन काल में मानव नदियों का पानी पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने तथा सफाई आदि करने में प्रयोग में लाते थे। इसी कारण पुराने नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और इन्हें जल आपूर्ति भी नदियों के पानी से की जाती है। कुछ नदियाँ ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं या इनमें पानी की मात्रा कम हो जाती है। ऐसी नदियों में बांध बनाकर पानी को एकत्र किया जाता है। यूँ तो नदी के पानी में घुलित, निलंबित, कोलाइडल एवं तैरती अशुद्धियाँ ही होती हैं, लेकिन पानी के हवा एवं सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से कुछ अशुद्धियाँ स्वतः ही दूर हो जाती हैं
फिर भी पानी को पूर्ण रूप से शोधन करके ही उपभोक्ता को वितरित किया जाना चाहिए। यदि किसी नदी में नगर का सीवेज आदि बहाया जाता हो तो नदी से पानी सीवेज बहाने के स्थान से ऊपर की साइड से पानी लेकर शोधन क्रियाएं करके वितरित करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सतही जल स्रोत में आपका पहला सोर्स है नदी, जो आपके पुराने नगर है, पुराने शहर है, वो नदियों के किनारे बसे होते थे, इसीलिए कि उनका जो सोर्सेज था वाटर का वो नदी ही था, तो नदियों से उनको पानी मिल जाता था। तो फिर भी जो नदी का पानी होता है उसको हम उपचारित करके ही प्रयोग में लाते हैं, तो उसका हम जो भी आपका उपचार होगा उसको करके ही उसको हमको प्रयोग में लाना है। और जो भी ट्रीटमेंट है वाटर का ट्रीटमेंट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट, जो आपका सतही स्रोत का फर्स्ट पॉइंट था नदियाँ। दूसरा आपका है झील। यह अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी ये पाई जाती है। झील का पानी प्रायः साफ और स्वादिष्ट होता है क्योंकि घुलित और निलंबित अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं और तैरती हुई अशुद्धियों को छानकर दूर किया जाता है। यदि झील में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है तो इसे स्रोत चयन में वरीयता देनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों की झीलों में पानी अधिक साफ होता है और पहाड़ी क्षेत्र में पानी की सप्लाई झील से ही करनी चाहिए। मैदानी क्षेत्रों की झीलों के पानी को पूर्ण रूप से शोधन क्रियाएं करके ही सप्लाई करना चाहिए। यदि मैदानी क्षेत्रों में झीलें हैं तो उसके पानी को हम शोधन करके ही, ट्रीटमेंट करके ही फिर हम इसको सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा है जलाशय। शुष्क ऋतु में कुछ नदियों के पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है या कभी कभी नदी का पानी सूख जाता है। इससे पूरे वर्ष पानी, जो आपका पानी होता है, पानी लेने के लिए नदी में वीयर, बैराज या बांध का निर्माण करके नदी का पानी एकत्र किया जाता है। इसे ही हम जलाशय कहते हैं। इस जलाशय का पानी रुका होने के कारण यह झील की तरह प्रतीत होता है, लेकिन इसमें नदी के पानी के साथ तैरती हुई अशुद्धियां प्रवेश कर जाती हैं, इसलिए इसके पानी का भी संपूर्ण शोधन करके सप्लाई करना चाहिए। यदि जलाशय में ज़्यादा पानी एकत्र हो जाए तो इस अतिरिक्त पानी को नहर में छोड़ा जाता है, जिससे आपके किसान सिंचाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जलाशय में हम क्या करते हैं, जब पानी आपका शुष्क ऋतु में सूख जाता है तो बियर, बैराज या बांध बनाकर, बांध का निर्माण करके हम नदी का पानी एकत्र कर लेते हैं एक जगह पे, इसी को हम जलाशय बोलते हैं। अगर इसमें पानी आपका एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको हम पानी को नहर में छोड़ सकते हैं, जिससे आपकी क्या होती है, किसान सिंचाई करने के लिए वो उस पानी को उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नहरें। ऐसे स्थानों पर जहां भूमिगत स्रोत से पानी प्राप्त करना संभव न हो और न ही दूसरा पानी का स्रोत वहां पर उपलब्ध हो, तब इन स्थानों तक नहरों के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। नहर के पानी को पीने के लिए प्रयोग में लाने के साथ साथ इसे सिंचाई के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। नहरें प्रायः नदी में बांध बनाकर ही निकाली जाती हैं, अतः इनमें नदी का ही पानी होता है, जो नदी का ही पानी होता है जो नहर में आपका आता है, और इससे भी नदी के पानी की तरह घुलित, निलंबित और कोलाइडल अशुद्धियां होती हैं, इसलिए नहर के पानी का पूर्ण रूप से उपचार करके ही सप्लाई करना चाहिए। तो जो भी आपका नहर का पानी है उसको भी हम क्या करते हैं, नदियों में बांध बनाकर वहां से हम निकालते हैं, तो जो नदी का पानी होता है वही आपके नहर में आता है और उसमें भी आपकी अशुद्धियां होती हैं, तो इसका उपचार करके ही हम इसको सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा है समुद्री जल। समुद्र में प्रचुर मात्रा में जल होता है, परंतु यह जल खारा होता है जो पीने लायक नहीं होता है। परंतु जब कोई अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं हो तो समुद्र के जल को ही पीने योग्य बनाया जाता है, लेकिन इस जल में इतने लवण मौजूद होते हैं कि इनको अलग करना कठिन कार्य है। इसलिए समुद्र को स्रोत के रूप में तभी चयन करना चाहिए जब अन्य कोई स्रोत वहां पर उपलब्ध न हो। जो आपका समुद्री जल होता है बहुत खारा होता है और इसको हम उपयोग में नहीं लाते हैं मैक्सिमम, लेकिन अगर आपकी कोई भी स्रोत वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तब हम क्या करते हैं, समुद्री जल को स्रोत में लाते हैं, उसका ही उपचार करके उसको पीने योग्य बनाते हैं। लेकिन इसका हम यूज कब करेंगे, जब आपका कोई भी सोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है संचित वर्षा जल। जिस क्षेत्र में भूमिगत स्रोत अथवा सतही स्रोत उपलब्ध नहीं है वहां पर हम क्या करते हैं, पानी की कमी रहती है, तो वहां पर लोग वर्षा के पानी को घरों की छतों पर, आंगन में या अन्य पक्के तालाबों में इकट्ठा कर लेते हैं और उसका उपचार करके पीने आदि के कामों में लेते हैं। चूंकि यह पूर्णतः वर्षा पर ही निर्भर है और वर्षा कभी ज्यादा और कभी कम होती है, इसलिए यह संचित जल अधिक जनसंख्या को जल सप्लाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। जो संचित आपका वर्षा जल होता है इसमें क्या होता है कि जब भी बारिश होती है तो कुछ लोग जहाँ पर दोनों स्रोतें उपलब्ध नहीं है, यानी सतही स्रोत भी नहीं है, भूमिगत स्रोत भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वर्षा ऋतु में
जब आपका वर्षा होती है तो छतों पर या फिर आंगन में कुछ वहाँ पर जो पक्के आपके तालाब बना लेते हैं, उसमें हम जल को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि वर्षा ऋतु में केवल उपलब्ध होती है, इसलिए ये क्या होता है कि अधिक जनसंख्या को जल सप्लाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन फिर भी ये आपका क्या होता है, सतही जल स्रोत का एक आपका सोर्स है संचित वर्षा जल। इस प्रकार से 6 सोर्सेज थे आपके सतही जल स्रोत के। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं भूमिगत स्रोत आपके कौन कौन से हैं। भूमिगत स्रोत में हमारे पहला है झरने, कुएं, रीशन गैलरी, रीशन पाइप, रीशन कुएं और पाताल तोड़ कुएं। 6 टाइप्स इसमें भी हैं, यानी कि 6 सोर्सेज हैं इसके। तो इसको भी हम एक एक करके देखेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। सोर्सेज ऑफ वाटर का जो टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलिए हम देखते हैं झरने। जब भूमिगत जल किन्हीं कारणों से स्वतः ही भूमि तल पर निकलने लगता है तो इसे हम झरना कहते हैं। यह अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों या नदियों की ढलानों पर जलधारी परत के फटने से बनता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका गुरुत्व झरने, सतही झरने और उत्स्रुत झरने। तो गुरुत्व झरना आपका क्या होता है, भूमि में प्रवेश तह और अप्रवेश तह पाई जाती हैं। प्रवेश तह में पानी पाया जाता है, इसे जलधारी तह भी कहते हैं। जब भौम जल का स्तर अधिक ऊपर उठ जाता है तो यह गुरुत्व के अधीन सतह पर बहने लगता है। ये झरने लगातार पानी नहीं देते हैं, इसलिए पानी को टैंक को आधे में एकत्र करके वितरण किया जाता है तथा इसके पानी के स्वच्छ होने के कारण शोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका पानी आपका स्वच्छ होता है और इसमें आपको शोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका फिगर की मदद से दिखाया गया गुरुत्व झरना। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका भौम जल तल है, ये आपका प्रवेश तह है, ये आपका अप्रवेश तह है। तो इससे आपका ये झरना है, यहाँ से पानी आपका निकल रहा है। नेक्स्ट हमारा है सतही झरना। जब जलधारी तह के नीचे की अपारगम्य तह का एक किनारा खुल जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो खुले स्थान से पानी बाहर निकलने लगता है, तो इसे सतही झरना कहते हैं। इस झरने में पानी का निकलना भूमिगत जल सतह पर निर्भर करता है। जब भूमिगत जल सतह ऊपर उठती है तो पानी अधिक मात्रा में निकलता है, और जब खुले स्थान से जल सतह नीचे पहुंच जाती है तो पानी का निकलना बंद भी हो जाता है। तो ये आपका है सतही झरना। जब किसी एक कॉर्नर से पानी इसका निकलना स्टार्ट हो जाए तो इसको हम सतही झरना बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है उत्स्रुत झरना। ये आपका इसका भी फिगर दिखाया गया है। उत्स्रुत झरना आपका क्या होता है, जब कोई जलधारी सतह दो अप्रवेशित सतहों के बीच इस प्रकार स्थित हो कि उसका एक सिरा नीचा और दूसरा अति ऊंचा हो तो पानी का दाब ऊपर से नीचे की तरफ अत्यधिक होता है। यदि इस निचले सिरे पर कोई छिद्र कर दिया जाए तो पानी अति दाब के साथ बाहर निकलने लगता है। इसे हम उत्स्रुत झरना कहते हैं। तो ये आपका है एक अप्रवेश सतह, ये है एक अप्रवेश सतह है, ये है, ये आपका जलग्राही तह है। तो इस पे जब दाब लगता है तो यहाँ से ये पानी बाहर निकलने लगता है, तो इसी को हम उत्स्रुत झरना बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा सोर्स है सतही जल स्रोत का, उसका है कुएं यानी कि वेल्स। पृथ्वी पर भूमि तल के नीचे जलधारी परतों से पानी लेने के लिए खोदे गए गड्ढों को कुआं कहते हैं। यह जलधारी परतों के वेधन के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका है उथले कुएं, गहरे कुएं और उत्स्रुत या पाताल तोड़ कुएं। ये क्या होते हैं, चलिए हम इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। उथला और गहरा का मतलब तो आप पहले ही समझ रहे होंगे, सॉइल मैकेनिक्स में आप पढ़े हैं। उथला यानी कि शैलो और गहरा यानी कि डीप। उथला में क्या होता है कि इसकी चौड़ाई अधिक होती है, गहराई कम होती है, और गहरे में क्या होता है गहराई आपकी चौड़ाई से अधिक होती है। तो चलिए हम देखते हैं। जो उथला कुआं है, यह कुएं भूमि की ऊपरी जलधारी परत को काटकर या छिद्र करके बनाया जाता है, अतः यह कम गहरा होता है। इसमें जिस जलधारी परत को काटकर बनाया जाता है उसी परत से ही पानी प्राप्त होता है। इसलिए गर्मियों के दिनों में जब भौम जल स्तर नीचे चला जाता है तब इन कुओं में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये उथला है, गहरा नहीं होता है। तब तथा कभी भी यह बिल्कुल सूख भी जाते हैं। यह जलधारी परत के अनुसार या 3 मीटर से 10 मीटर की गहराई तक के होते हैं। यह कच्चे तथा पक्के दोनों ही प्रकार के होते हैं। इनकी गहराई कम होती है, इसलिए कभी कभी जब भूमि जो आपका पानी का तल होता है नीचे चला जाता है तो ये कुएं सूख जाते हैं। उथले कुएं से पानी की कम मात्रा ही उपलब्ध होती है, इसलिए इनमें कम जनसंख्या को ही पानी वितरित किया जा सकता है। यह कुएं कम गहरे और खुले हुए होने के कारण इनमें आसपास के गड्ढों का गंदा पानी रिस कर पहुंच जाता है तथा खुले स्थान से कुछ अशुद्धियां मिल जाती हैं, इसलिए इसके पानी का शोधन करके ही वितरित किया जाना चाहिए। तो ये आपका उथला कुआं है, यहाँ पर आपको दिखाया गया फिगर की मदद से। नेक्स्ट हम देखते हैं गहरे कुएं। जब एक से अधिक कई जलधारी परतों को भेद कर कुआं बनाया जाता है तो
इसे गहरा कुआं कहते हैं। गहरे कुएं से अधिक मात्रा में जल प्राप्त किया जा सकता है। इसकी पारगम्य तहों से पानी रिस रिस कर आने के कारण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। इसलिए इसके पानी का संपूर्ण शोधन क्रियाएं न करके सिर्फ रोगाणुनाशन करके ही वितरित किया जा सकता है। जो गहरे कुएं का पानी होता है वो कई परतों से आपका रिस रिस के आता है, इसलिए उसमें जो अशुद्धियाँ कम होती हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, पूर्ण रूप से इसका शोधन नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं करते, केवल इसमें रोगाणुनाशन करके ही हम इसको वितरित सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है गहरे कुओं के अंतर्गत नलकूप का निर्माण अति महत्व रखता है। जो आपके ट्यूबवेल होते हैं वो आपके गहरे कुएं के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा नलकूप। जब कुएं की गहराई अधिक होती है तो उसमें पानी खींचने में काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए गहरे कुएं में पाइप डालकर पंप और मोटर की सहायता से पानी खींचा जाता है। इस पाइप को इस प्रकार डाला जाता है कि जलधारी तहों में छिद्रदार पाइप और अपारगम्य परत में सामान्य पाइप आए। छिद्रदार पाइप इसे जाली भी कहते हैं। इससे पानी रिस रिस कर भरता है और सभी जलधारी परतों से पानी मिलता रहता है। क्योंकि इसमें कई जलधारी परतों से पानी प्राप्त किया जाता है, इसलिए इससे अधिक मात्रा में पानी प्राप्त किया जा सकता है। अतः ट्यूबवेल का प्रयोग अधिक जनसंख्या वाले नगरों, बड़े बाग बगीचों तथा खेती की सिंचाई करने आदि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका पानी पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, इसलिए बिना शोधन के उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा सकता है। जो नलकूप होता है उसका व्यास आपका सामान्यतः 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक तथा गहराई 100 मीटर या इससे अधिक हो सकती है। कुएं आपूर्ति क्षेत्र के नज़दीक ही बनाने चाहिए ताकि जल वहन कर कम राशि खर्च हो, और ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां सीवर लाइन न हो और न ही कोई दूसरा ट्यूबवेल इसके नज़दीक हो। किसी दूसरे ट्यूबवेल के पास होने पर कुएं की पानी देने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका ट्यूबवेल का दिखाया गया है फिगर की मदद से। ट्यूबवेल आपका कैसे बनाते हैं, फिगर भी जब भी आपसे एग्जाम में पूछता है तो उसके साथ साथ आप फिगर भी बनाइए। सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्राउंड लेवल दिखाया गया है, फिर आपका एक एक पार्ट दिखाया गया। एक आपका स्ट्रेनर है यहाँ पर दिखाया गया, एक आपका इम्प्रीवियस लेयर है, एक आपका प्रीवियस लेयर, यानी कि प्रवेश परत और अप्रवेश परत है। ये आपका प्रवेश परत है। तो पाइप जो हम डालते हैं, ये जो पाइप आपका है इसमें यहाँ पर छिद्र है, इस पाइप में यहाँ पर नहीं है छिद्र, फिर यहाँ पर छिद्र, यानी कि जो छिद्र वाला पार्ट है वो आपका प्रवेश परत के पास, मतलब इसके सामने रहे, और जो जिसमें छिद्र नहीं है वो आपकी अप्रवेश परत के सामने रहे। इससे क्या होता है कि ये जो प्रवेश परत है इसी में पानी आपका रहता है, तो इससे पानी आपका ये जो छिद्र है इसके माध्यम से इसमें आ जाएगा, ठीक है, और यहीं से हमको पानी मिलता रहता है। नेक्स्ट हमारा है रिसन गैलरी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है एग्जाम में। रिसन गैलरी क्या होती है? रिसन गैलरी भूमि के प्रवेश स्तर से पानी प्राप्त करने की एक क्षैतिज सुरंग है। इन्हें नदी के किनारे प्रवेश स्तर में पक्की चिनाई या कंक्रीट के द्वारा बनाया जाता है। इनकी दीवारों एवं छत पर जालीदार छिद्र बनाए जाते हैं जिनसे पानी रिस रिस कर गैलरी में एकत्र होता है और वहां से किसी पाइप या ढालदार नाली के द्वारा निर्गत कुएं में एकत्र होता रहता है। इस कुएं से पंप के द्वारा पानी ऊपर खींच लिया जाता है। रिसन गैलरी जो होती है नदी तल से 5 मीटर से 10 मीटर गहराई में बनाई जाती है। रिसन गैलरी की लंबाई जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध होगा। इनकी लंबाई अधिक होने पर इनके रख रखाव के लिए बीच बीच में निरीक्षण चैम्बर बनाए जाते हैं। रिसन गैलरी का फिगर भी आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जब भी रिसन गैलरी के बारे में पूछता है तो ये फिगर भी आपको आंसर में बनाना है। ये आपका रिसन गैलरी है, यहाँ से देख सकते हैं ये आपका नदी है, नदी से और नीचे गहराई तक इसको बनाते हैं, आपका ग्राउंड लेवल है। ये आपका रिसन क्षेत्र है और इसके किनारे किनारे हम क्या करते हैं, बजरी डाल देते हैं। इससे क्या होता है, जो पानी आपका आएगा वो रिस कर आएगा, उसमें जो भी अशुद्धियाँ होंगी वो बाहर ही रुक जाएंगी और केवल पानी आपका छन के इस नाली में आएगा, और यहाँ से हम कोई पाइप वगैरह लगा के बाहर इस पानी को निकाल लेते हैं। तो ये आपका रिसन गैलरी का फिगर है। नेक्स्ट हमारा रिसन पाइप। जब जलग्राही क्षेत्र बड़ा हो तब भूमि के नीचे उचित गहराई पर अनेक पाइप अरीय विधि से उपयुक्त ढाल देकर बिछाए जाते हैं। इन पाइपों में छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से पानी रिस रिस कर पाइपों में प्रवेश करता है। छिद्रित पाइपों के स्थान पर खुले जोड़ वाले पाइप भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। सभी पाइपों के बाहरी साइड में पत्थर की रोड़ी व बजरी की मोटी तह बिछाई जाती है ताकि रिश्ते पानी के साथ रेत मिट्टी के कण पाइपों में प्रवेश न कर सके। जो बजरी होती है और जो आपकी मोटी तह बिछाई जाती है बजरी की और पत्थर की रोड़ी इसलिए बिछाई जाती है कि जो भी आपकी अशुद्धियाँ होती है वो बाहर ही रुक जाए, केवल पानी ही आपका रिस कर साफ पानी अंदर आए। तो ये आपका रिसन पाइप है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है रिसन पाइप। ये आपका बजरी यहाँ पर लगा दिया गया है, रिसन पाइप इसके अंदर है। ये प्रवेश परत है जिससे पानी रिस रिस कर आपका इसके अंदर आ रहा है। ये ग्राउंड लेवल है। तो इस प्रकार से हम
रिसन पाइप बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है उपयुक्त सभी पाइपों को एक पक्के टैंक से जोड़ दिया जाता है जिससे संग्रही कुआं कहते हैं। इस कुएं से पानी पंप लगाकर ऊपर खींच दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा रिसन कुएं, ये भी आपका पूछता है। रिसन गैलरी एवं रिसन पाइप की तरह भौम जल प्राप्त करने के लिए रिसन कुएं बनाए जाते हैं। यह अधिक संख्या में भी बनाए जा सकते हैं। इन कुओं में पानी के प्रवेश के लिए तली में रिसन छिद्र छोड़े जाते हैं जिनसे रिस कर पानी कुएं में एकत्रित होता है। रिसन का मतलब क्या है कि पानी इसके साइड से रिस कर उस कुएं में या उस पाइप में एकत्रित होता है, जिसको हम किसी माध्यम से ऊपर खींच लेते हैं। कुएं की तली नदी तल से यदि गहरी रखी जाए तो नदी का पानी गुरुत्वाकर्षण से कुएं में आता रहेगा। कुएं में तली की ओर दीवार में रिसन पाइप जोड़ने के लिए छिद्र बनाए जाते हैं। इनमें रिसन पाइप लगाए जाते हैं। इन रिसन पाइपों में कुएं का पानी आकर निर्गत कुएं तक पहुंचता है। इस प्रकार जितने भी रिसन कुएं निर्मित किए गए हैं, इन सभी कुओं का पानी रिसन पाइपों से होता हुआ निर्गत कुएं में इकट्ठा होता है, जहां से पंप के द्वारा इसे बाहर निकाल लिया जाता है। यह पानी भी पूर्ण रूप से शुद्ध होता है क्योंकि रेत की कई तहों से छनकर रिसन कुएं में एकत्र होता है। रिसन कुएं की देखरेख के लिए इसके ऊपर मैनहोल बनाया जाता है जिसके द्वारा कुएं में प्रवेश किया जाता है। मैनहोल हम किस लिए बनाते हैं? मैनहोल का यूज ये है कि किसी भी चीज़, जैसे सेप्टिक टैंक में भी हम मैनहोल बनाते हैं, इसमें भी मैनहोल बनाते हैं जिससे हम उतर कर और नीचे इसकी सफाई कर सके या फिर इसमें हम इसको देख सकें। नेक्स्ट हमारा है पाताल तोड़ कुएं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यह कुएं अक्सर पहाड़ों की घाटियों में पाए जाते हैं। जब अधिक ढालू स्थान पर दो अपारगम्य परतों के बीच में जलधारी परत के जलीय दाब के कारण पानी बाहर आने की कोशिश करता है, ऐसे में ऊपरी अपारगम्यता अत्यधिक दाब के कारण फट जाता है या इस ऊपरी तह में कोई छिद्र किया जाए तो पानी अत्यधिक दाब में बाहर फव्वारे के रूप में निकलने लगता है। इसे हम पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। प्रारंभ में इस कुएं से अधिक मात्रा में पानी निकलता है, लेकिन जो पानी का दाब कम होता है तो पानी स्वतः निकलना बंद हो जाता है। तब इससे पानी प्राप्त करने के लिए पंप लगाकर पानी खींचना पड़ता है। यह कुएं पहले फ्रांस के आर्टोइस नामक क्षेत्र में खोदे गए थे, इसलिए इनका नाम आर्टिजियन वेल पड़ गया। इसको हम पाताल तोड़ कुएं भी कहते हैं। ये आपका पाताल तोड़ कुआं है। इसका मतलब क्या है कि जब दो अप्रवेश परतों के बीच में एक प्रवेश परत यानी कि जलधारी परत आपकी होती है, ये अपारगम्य परत है, ये भी आपकी अपारगम्य परत है, इसके बीच में एक जलधारी परत है, तो इसमें जब दाब ज्यादा होता है तो ये कहीं से इसकी जो ऊपरी परत होती है अपारगम्य, वो फट जाती है और वहां से पानी आपका अत्यधिक दाब से बाहर निकलने लगता है। तो इसी को हम पाताल तोड़ कुआं बोलते हैं। तो ये आपका हो गया सतही और भूमिगत स्रोत यानी कि जो सोर्सेज ऑफ वाटर थे आपके यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इन तीनों वीडियो को मिलाकर आपके 2 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ